Welcome to my channel Learn and Gain. And as earlier video, I have cleared the concept of the management. Like in this video, I'm going to explain the approaches and theories of the management. So, let's start with the theories. So, first, we will start with the classical approach. Classical approach focused centralization of authority. Centralization of authority and specialization in labor, and for motivating using the monetary incentives only. And this approach came into existence when labor dissatisfaction increases in the industry. So, like here, when we talk about the classical approach, so in the classical approach, this approach came into the time of the industrial area. जब लेबर की डिससेटिस्फेक्शन बढ़ने लगी तो उस टाइम मैनेजर्स को रियलाइज़ हुआ कि लेबर को हमें मोटिवेट करना चाहिए. अगर कोई लेबर या एम्प्लॉय काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है तो देयर इज सम मोटिवेशन लाइक मॉनेटरी विच इनिशिएट द motion, yeah, we can say, which initiate the action of the employee, so which help in the achieving the goals. सो इन द क्लासिकल अप्रोच मेनली जो फोकस किया गया था वो किया गया था सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. सो हेयर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मीन्स क्या है? मीन्स कि आपके जितने भी अधिकार हैं उनको सेंट्रलाइज्ड, मतलब जो भी राइट अधिकार होंगे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट में होंगे. जैसे मैनेजर के पास अथॉरिटी है, वो सबको मैनेज करेगा. तो जो भी राइट्स हैं, किसी को ऑर्डर देना है या किसी पेपर पे साइन करने, तो जितनी भी अथॉरिटी होगी वो सिर्फ एक सेंटर पॉइंट मीन्स एक मैनेजर के पास या रिपोर्टिंग मैनेजर के पास होगी. ठीक है, ताकि वो सारे एम्प्लॉयज़ के वर्क को कोऑर्डिनेट कर सके और लाइक उन्हें एक सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड कर सके सो दैट दे कैन go in the right way. And second one is specialization in labor. So when we talk about this specialization, so means हमें हर वर्कर को और एम्प्लॉय को सिर्फ वही काम प्रोवाइड करना चाहिए जो जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हो. मीन्स अगर हम उस व्यक्ति को वो काम देते हैं जिसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता और मैंने उसे कंप्यूटर से रिलेटेड काम दे दिया जिसमें कंप्यूटर में ही सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो ऑब्वियसली वो वर्क नहीं होगा, वहाँ पे एफिशिएंसी घट जाएगी और प्रॉफिट भी नहीं होगा और हमारा प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी. तो जब हम लेबर्स को काम देते हैं तो मैनेजर को ये ध्यान देना चाहिए कि वो लेबर या एम्प्लॉय किस चीज़ में स्किल्ड है और स्पेशलाइज्ड है. अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय वी हैव टू डिवाइड द वर्क. ओके, so in the classical approach we focused on that. And third, so at that time manager has realized there is a money where which help us in initiating the action of the employees so that they can do the work which will be which is provided by the employer. ओके, सो उन्हें पता चल गया कि मॉनेटरी इंसेंटिव है अगर हम देते हैं, जैसे अगर ओवर टाइम करते हैं हम उन्हें एक्स्ट्रा लाइक पे करते हैं तो वो मोटिवेट होंगे तो अपना 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा करके जाएंगे. तो इस तरीके से हम उन्हें मोटिवेट कर सकते. तो ये 3 चीज़ें फोकस की गई थी मेनली. और ये मैंने बता दिया है कि ये अप्रोच उस टाइम आया था इंडस्ट्रियल एरा, जब इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज में लेबर्स काम कर रहे थे, उनकी डिससेटिस्फेक्शन बढ़ने लग गई थी, उन्होंने ट्रेड यूनियंस बनाना स्टार्ट कर दिया, तो मैनेजर ने इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया और ये अप्रोचेस आई. So after the classical approach, we have the first model of the classical approach, which is bureaucratic model. And bureaucratic model is formalized and highly structured. Means in this model, Max Weber have contributed his efforts to create this model, and in this model he has explained that organization should be formal and there should be a administration, like we have to deploy the officers who like make the laws, yeah, we can say make the rules and policies in the organization which have to be followed by the all employees. So it's an administrative school, and in simple word it's a rule by
desk. So, a bureaucratic model, it can be characterized by labor specialization. Means मैक्स वेबर ने बताया कि लाइक क्लासिकल अप्रोच में मैंने बताया था पहले ही, लेबर स्पेशलाइजेशन मीन्स डिवाइडिंग द वर्क of the organization in the employees according to their specialization or the skills which they have. So लेबर स्पेशलाइजेशन पर उन्होंने फोकस किया एंड उन्होंने कहा कि हम कुछ ऑफिसर्स रखेंगे जो एक डेस्क पे रखे जाएंगे और वो रूल करेंगे, मींस वो पॉलिसीज़ बनाएंगे या रूल्स बनाएंगे इन द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव टू बी फॉलोड बाय द ऑल एम्प्लॉयज़. Okay, so that they can together help the achieving the goals. Third is top to bottom hierarchy. Means it's top to bottom hierarchy. Means the top management are there who make the rules and policies, like administration officer is there which is in the top place of the organization, and he pass the rules and policies to the like to their subordinates or the employees of the organization. So it's a top to bottom, like flow goes from top to bottom. So next point is, so like in the third point, top to bottom hierarchy. आई होप आपको समझ में आ गया हो. सो टॉप टू बॉटम हायरार्की मीन्स कि यहाँ पर जो सुपरवाइज़र होते हैं वो हायर पोजीशन पर होते हैं और वो कंट्रोल करते हैं लोअर पोजीशन वाले को. ओके, सो इट्स अ टॉप टू बॉटम. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट शुड बी डन थ्रू क्वालिफिकेशन. मीन्स एम्प्लॉयमेंट मीन्स अगर हायरिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो थ्रू क्वालिफिकेशन ही होनी चाहिए, ना कि पर्सनल लाइक कनेक्शन और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, ना कि अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी अ फेयर हायरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज़. सो दे said that in the administration there is a officer who have to record all the activities or all the records in the organization. So criticism of bureaucratic theory was no importance of human asset. So जैसे कि पूरी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में आपने देखा ह्यूमन एसेट पर फोकस नहीं था, मेनली फोकस था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे कि हमें रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए जो सबको फॉलो करने चाहिए. तो ह्यूमन एसेट पे नहीं फोकस किया था. टू मच रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ज़्यादा ही थे इस थ्योरी में, एंड नो एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप. और वहाँ पे कोई इनफॉर्मल रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं थी. मीन्स दैट इज शुड बी दैट ऑल द थिंग्स शुड बी इन फॉर्मल मैनर. सो लाइक जितनी भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे ये है कि कैसे कैसे हम क्लासिकल अप्रोच से न्यू क्लासिकल अप्रोच तक आए. सो जिसके अंदर क्लासिकल के अंदर मैंने पहला पॉइंट थ्योरी जो है मैक्स वेबर ने दी थी. आई होप आपको समझ में आ गया. ब्यूरोक्रेटिक मीन्स हम कुछ ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे जिसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जो वो पॉलिसीज़ फॉरवर्ड की जाएगी एम्प्लॉयज़ को जो लोअर पोजीशन पे होते हैं, सो दैट की जो हायर पोजीशन है मीन्स सुपरवाइज़र है वो इन्हें कंट्रोल कर सके. सो अब नेक्स्ट करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इन 1910. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है फ्रेडरिक विंस्लो ने दिया था, जिसे हम F.W. टेलर भी कहते हैं, और कब दिया था 1910 में. इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड thoughtful approach to the job of management rather than thumb rule. Means कि अब हमें जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या वर्क को डिवाइड किया आता है वो एक साइंटिफिक रूल और सम प्रिंसिपल शुड बी देयर सो दैट द effectivity and efficiently of the particular work can be achieved. So F.W. Taylor has studied about the factors
which directly or indirectly affect the workers performance. So FW डेलर ने इस थ्योरी में बताया एंड एक्सप्लेन किया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ प्रिंसिपल्स है जो FW टेलर्स ने दिए थे, जो लाइन वाइज हम सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं. सो फर्स्ट प्रिंसिपल ही हैज़ गिवन, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. मीन्स हमें साइंस मीन्स कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो लॉजिकल हैं, उन्हें यूज़ करना चाहिए, ना कि वो जो सालों से यूज़ किए जाते आए हैं. सो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब means using scientific investigation for taking managerial decision for using resource efficiently and effectively. So हम यहाँ पर जैसे अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो सके. तो हम यहाँ पर अपने ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो जिसमें अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो सके. तो उस तरीके से हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अब अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली ऑप्टिमाइजली यूज़ कर सकते हैं. सेकंड आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. देयर शुड बी द कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स हार्मनी मीन्स होता है कि कोऑपरेशन होना चाहिए उन लोगों के बीच में, वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जितने भी वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन बोथ वर्क टुगेदर सो दैट द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड इन अ efficiently or effectively manner. So there should be some cooperation between the employer and the employees in the organization. So third, mental evaluation, the technique of changing the attitude of the worker and management towards each other. So there some techniques should be used so that there should be a change in the attitude of the workers. मतलब दे उनके, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ इस टॉपिक को, इस पॉइंट को हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी काम करते हैं. तो एम्प्लॉयर को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए या एम्प्लॉय के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वर्कर्स को भी लगे कि हाँ उनकी कोई वैल्यू हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के. एम्प्लॉयर उन्हें अप्रेस कर रहे हैं, उनके काम को लेकर रिवॉर्ड कर रहे हैं, सर्टिफाइड कर रहे हैं, अप्रिशिएट किया जा रहा है. तो देयर शुड बी सम चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर. तो फोर्थ पे आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. Right employees should be hired on the right place according to their qualifications. So point is development of employees means एम्प्लॉय को डेवलप करना. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो है एक तो ये ध्यान रखते हैं कि वी हैव टू हायर द राइट एम्प्लॉय एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड एट द राइट वर्क एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड द skill. So after the principle of scientific management, there is some techniques of scientific management. So first is functional foremanship. So functional foremanship involves the supervision of the workers by several specialist foremen. Means टेलर ने ये बताया कि हमें कुछ स्पेशलिस्ट मीन्स हायर करनी चाहिए, पर्सन जो सुपरवाइज करेंगे वर्कर्स को. वो उन्हें बताएंगे कि उन्हें किसी काम को किस तरीके से करना चाहिए, ये स्पेसिफिक जॉब किस तरीके से वो कर सकते हैं. ठीक है. सो इसके अंदर जो है 4 पर्सन हम कह सकते हैं आते हैं, जो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया. तो सबके अंदर कोई ना कोई बॉस होता है या रिपोर्टिंग मैनेजर होता है, कोई क्लर्क होता है, पियोन होता है. तो उनके अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो उन्हें सुपरवाइज करते हैं. जैसे मैनेजर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करता है, वो इनडायरेक्टली करता है. मतलब मैनेजर जो है अपने नीचे उसके जो नेक्स्ट होगा मैनेजर, वो उसे फॉरवर्ड कर देता है इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट दैट पर्सन गोज टू द एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली एंड ट्रांसफर दैट इंफॉर्मेशन टू दैम. So it's a functional foremanship, means there should be a person or a specialist who guide the employees and workers so that how they can do their particular work in a right manner.
So next is motion study. So this technique, motion study, is designed to eliminate unnecessary motions and to reinforce necessary motions. So it's the analyzing the body movement of the worker performing the job. इसके अंदर मोशन स्टडी के अकॉर्डिंग टेलर ने बताया कि एक टेक्निक है जिसके थ्योरी थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कौन कौन सी अननेसेसरी या अनवांटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सबको कैसे हम एलिमिनेट कर सकें ताकि हम रीइंफोर्स कर सकें जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं और मोशंस हैं. So that it helps in increasing the efficiency of the employees. ओके. सो इस स्टडी के अंदर उस ये हेल्प करता है कि फाइंडिंग एंड एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन ऑफ द वर्कर्स. कि किसी काम को, जैसे आपने वो देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो जैसे ईंटें हमें पहुंचानी होती हैं अगर टॉप फ्लोर पर, तो क्या वो सीढ़ियों से लेके जाएगा? तो क्या करते हैं, दूसरी टेक्निक हो सकती है ना कि ठीक है नीचे से डायरेक्ट किसी थ्रू किसी के थ्रू हम डायरेक्टली नीचे से ऊपर रस्सी के थ्रू खींच के ले जा सकते हैं. तो इस तरीके से मोशन स्टडी में कि अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं तो उन्हें घटा दिया, एलिमिनेट कर दिया गया. नेक्स्ट है टाइम स्टडी. सो टाइम स्टडी. So this study helps in determining the time required by an average skilled workers to efficiently perform a particular job. So time study ये help करता है determining the standard time for the job. कि एक स्टैंडर्ड टाइम क्या है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो वर्कर के लिए फिक्स कर दिया जाता है. जैसे हम ऑफिस का टाइमिंग देते हैं तो 8 आवर वर्क होता है, तो जैसे कि ये हर वर्कर का ये है कि इन्हें ये काम करना है तो 8 आवर का टाइम दिया जाता है कि ये काम उस टाइम के अकॉर्डिंग मतलब टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टाइम होता है कि मतलब उस काम को करने के लिए इतना टाइम बहुत से ज़्यादा लग रहा है तो मतलब वहाँ पे कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ हो रही है. तो टाइम स्टडी के अंदर हम हेल्प करते हैं कि डिटरमाइन द पर्टिकुलर टाइम which is fixed by the supervisor for the worker so that their performance of the job can be determined and effectively, so that the employee is doing his work in a proper manner or not. So this study helps in determining scientifically the standard time, कि हम scientifically टाइम स्टैंडर्ड फाइंड करते हैं कि किसी काम को करने के लिए क्या टाइम स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए. एंड मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, थ्रू दिस वी कैन मेजर द एफिशिएंसी and restricting the carelessness of the employee and differentiating between efficient, or in this study we can find out who is the efficient or inefficient worker. So go for the next. Differential piece wage system means Taylor developed the concept of paying the wage according to the output of the employees. So इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, टेलर ने ये कॉन्सेप्ट किया कि अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है एम्प्लॉयज़ की तो ठीक है, जो लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा हम हायर पेकिंग एंड पे द लो वेज टू द लो क्वांटिटी. So next is standardization of what? Standardization of raw material, product, machines and working condition. स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर टेलर ने एम्फेसाइज किया कि स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी मेंटेन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एंड दिस काइंड ऑफ दी रिसोर्सेज, और वर्किंग कंडीशन भी इसके अंदर आता है. सो उसने डिसाइड किया है वो रॉ जितने भी मटेरियल्स हैं वो लिमिटेड ही हैं, मशीन्स, इक्विपमेंट्स या जितने भी वर्कर्स के मटेरियल्स हो गए उनको हमें प्लान करना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट के पास इतने मटेरियल होने चाहिए और उन्हें इतने ही मटेरियल का यूज़ कर इतनी प्रोडक्टिविटी देनी है. और इस बेसिस पे हम उनके जॉब को एनालाइज करते हैं एंड द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दैट इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ. सो अकॉर्डिंग टू द टेलर द मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड ओनली when the labor or raw material, products, machine or work condition etc should be standardized and not to be left on hit and trial. means standardization means क्या होता है, raw material यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट
बनाने के लिए जो हम पहले से स्टैंडर्ड मतलब प्री डिटरमाइन कर देते कि इतना रॉ मटेरियल लगना है, इससे ज़्यादा लग रहा है तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, पहले ही डिसाइड कर दे रहे डिज़ाइन क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, शेप क्या होगा, साइज़ क्या होगा। और व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट्स, so machine or equipments on which the job is performed by the worker should be standardized and working condition, so जिसके अंदर वर्कर काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस, वर्कर्स हैज़ टू परफॉर्म द जॉब शुड बी स्टैंडर्डाइज, ऑल थिंग्स शुड बी स्टैंडर्डाइज। सो जो भी अनवांटेड एक्टिविटीज़ है वो सारी ना हो, उन्हें एलिमिनेट किया जा सके। इस तरीके से कुछ टेक्निक्स जो हैं टेलर ने बताई थी। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के? इट इन्हांसिंग द प्रोडक्टिविटी। साइंटिफिक में तो आपने देख ही लिया है कि जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो लॉजिकल होती हैं और विच कैन बी डिटरमाइंड थ्रू दी like scientific investigation or research, so it help in the enhancing the productivity. Second, reduction in the unwanted activities, so techniques के थ्रू जो हम इतनी टेक्निक्स मैंने जो बताई उसके थ्रू हम जो है कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड इज़ बेस्ट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हम स्टैंडर्डाइज ऑफ रॉ मटेरियल प्रोडक्ट करते हैं तो इस तरीके से हम जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइजली यूज़ करते हैं और इन अ बेस्ट वे में। हेयर इट हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑन द कॉस्ट, क्योंकि हम अनवांटेड एक्टिविटीज़ तो रिड्यूस करते हैं और हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनर में जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें अचीव करना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट देयर इज़ अ मिनिमम कॉस्ट इन द प्रोडक्शन and ability to control, because we have discussed in the technique of the functional foremanship where we have a person or specialist who guide the workers. So here ability to control, they control the workers activities. So there is some advantage of the scientific management. होप आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस समझ में आ गए। सिंपल ही है वैसे तो। So next theory is administrative theory, which is given by the Henry Fayol, and Henry Fayol has developed the concept of administrative management theory. His contribution is explained below. So उसका explain करते हैं, नीचे दिया हुआ है division of industrial activities. So Henry Fayol ने industrial activities मतलब इंडस्ट्री में होने वाली जो activities है उन्हें डिवाइड कर दिया गया था, जो मैंने नीचे एक्सप्लेन किए हैं, आप पॉइंट्स देख सकते हैं। That point is टेक्निकल, मीन्स टेक्निकल एक्टिविटीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। कमर्शियल बाइंग सेलिंग होता है। फाइनेंशियल के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि फ्रॉम वेयर वी कैन जस्ट टेक द मनी और एंड लाइक हाउ मच अमाउंट वी कैन इन्वेस्ट इन द अदर एसेट्स so that the like return can be like achieved. And fourth point is security. So उसने कैसे डिवाइड किया इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को, उसने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पॉइंट विच इज़ टेक्निकल मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है इंडस्ट्री के अंदर, बाइंग सेलिंग होता है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर हम सर्च करते हैं कैपिटल और उसका किस तरीके से हम फाइनेंस को यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिमम वे में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी। सो इन द सिक्योरिटी point we can just go for the protection of property and the person and accounting. so obviously अब एक्टिविटीज़ हो रही है तो उन सब की अकाउंटिंग होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स, रिटर्न्स एक्सेट्रा हम डिटरमाइन करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। फिर आता है मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के अंदर हम 5 फंक्शन करते हैं। 5 फंक्शन विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ओके, एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। होप आपने मेरे पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट स्टार्ट फॉर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो हेनरी फ्योल classified the function of management which is given below. Planning. So in the planning we decide what to do, when to do, and by whom the work is to be done. And in the organizing we have to just focus on the organization structure and how the work should be divided in the work into the workers.
and the resources, how to relocate या allocate the resources to the like each department so that the optimization use of the resources can be achieved. And for commanding and coordinating and controlling, last function is controlling. So in the commanding, we just direct or supervise the workers performance, and coordination means we just with the coordination of the employer, coordination between the employees and the employers is the important thing in the and controlling is the last function of the management. So like where we find out the deviation between the standard and the actual productivity, and like just to take the action to achieve the that predict. So after the function of management, there is some principle of management which is given by the Henry Fayol. So there are 14 principles. So first start with the division of work. So in the like earlier concept, I have cleared that there should be a job specialization, or we can say work specialization. Means workers को जो work दिया जाएगा in the management, that should be according to the skills and the qualification of the employee. Means कि जो भी employee के पास जो स्किल है और जो क्वालिफिकेशन है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क एलोकेट किया जाना चाहिए. एंड सेकेंड इज़ अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेनरी फ्योल ने बताया कि एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन रोल प्ले करती है. एन इंडिविजुअल हु इज़ विलिंग टू एक्सरसाइज अथॉरिटी must also be prepared to bear responsibility to perform the work in the desired manner. मीन्स हेनरी फ्योल ने बताया कि किसी को भी अगर हम कोई काम देते हैं, वो काम वो तभी कर सकता है जब हम उसके साथ उसे कुछ अथॉरिटी देते हैं. मीन्स कि अगर हमने उसे रिसोर्स दिया तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में. एंड व्हेन वी ट्रांसफ़र द अथॉरिटी, देयर शुड बी देयर must be a responsibility included. Means with the authority there is also the transfer of responsibility. Means authority who is like which is given by a employee to the employee or the superior to the subordinate, then there should be a responsibility. Means the employee should be responsible for their work and should be and like अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं तो अगर मैं किसी को कोई अथॉरिटी देती हूँ किसी काम के लिए, ठीक है कि उसके पास ये अथॉरिटी है, वो रूल्स बनाए या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना सकता है जो उसके जितने भी वर्कर्स हैं या उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको फॉलो ही करना चाहिए. एंड जब मैं उस अथॉरिटी देती हूँ ये सब करने के लिए, रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, कैसे वो अपने सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड करता है, ये उसके पास अथॉरिटी तो है, लेकिन ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लाइक एनी अनवांटेड एक्टिविटीज़. मीन्स अगर हमने उसे अथॉरिटी दी है तो अगर कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती है प्रोडक्शन में या बीच में ही वर्क इन प्रोग्रेस में, तो वो ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा. थर्ड पॉइंट इज़ डिसिप्लिन. So here discipline means obedience to authority, sincere efforts to complete the work, respect superior, etc. Means when we talk about the discipline, so in the organization disciplines means obedience to authority. Means एक superior के पास अगर authority है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. उसके द्वारा बनाए गए जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट होता है. मीन्स हेयर वी कैन से दैट सिंसियर एफर्ट टू कंप्लीट द वर्क, कि वर्कर्स को जो वर्क दिया जाता है वो एक सिंसियरली उस वर्क को कंप्लीट करें ऑन द टाइम. एंड रिस्पेक्ट सुपीरियर. सो हेयर द एम्प्लॉय शुड बी और सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पेक्टफुल टू देयर superiors or the employers. So fourth point is unity of command. There should be unity in the command which is given by superior. So unity of command means
कि हेनरी फ्योल ने बताया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कमांड कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, अगर एक सुपीरियर देता है या मैनेजर देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, सो देयर शुड बी ए यूनिटी। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी काम को करने के लिए A, B, C 3 एम्प्लॉयर हैं और वो अपने एम्प्लॉय को, और जिससे अगर D है, D से काम करवाना है, D एम्प्लॉय है, तो A भी अपनी तरफ से कमांड दे रहा है, B भी दे रहा है, C भी दे रहा है। तो इस तरीके से जो D है उससे कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो हेनरी फ्योल ने बताया कि जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या इन जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, और जो कम्युनिकेशन गैप होता है, सो उसको हटाने के लिए उसने यूनिटी ऑफ कमांड, मीन्स एक एम्प्लॉय को या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर और मैनेजर गाइड करेगा और कमांड देगा। 5th point is unity of directions, means everyone is directed to one goal at a given time, means सब, अब ये नहीं है कि अगर डी को हमने कहा है, मतलब एम्प्लॉय है जो हमारा, उसे हमने काम दे दिया, एंड ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सिर्फ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो देयर शुड बी अ जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर, विच इज़ लाइक मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट और द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि जितने भी डायरेक्शन है, मतलब मैनेजर अगर एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, लीड करता है और डायरेक्ट करता है टू अचीव द गोल, देन देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 6, कनेक्टिंग द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मीन्स यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स हर एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उसका एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। मीन्स अगर मैं किसी कंपनी में जाती हूँ तो पहला इंटरेस्ट है कि ओके मुझे इसके बदले सैलरी मिल रही है, मीन्स मनी, इंसेंटिव मिल रहा है, तो ये मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। अगर मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरे कुछ मेडिकल बेनिफिट्स भी मुझे मिलेंगे कंपनी की तरफ से, तो ये सब एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, हर एम्प्लॉय का होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहा है तो क्या मोटिव है उसका। 6th point is connecting the individual interest to general interest, means we have to maximize the individual satisfaction which helps in increasing the productivity in the organization. इसका मीन्स ये है कि हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट से कनेक्ट करना है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स ऑब्वियसली कोई भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने आता है तो वो किस मकसद से आता है, उसको कुछ ना कुछ अपनी नीड सेटिस्फाई करनी होती है। जैसे अगर हम ले लें कि मनी की उसको नीड है तो वो उसे सेटिस्फाई करने के लिए आता है। सेकेंड थिंग हो गई जैसे रिवॉर्ड्स वगैरह होते हैं जिससे उसे अप्रेजल ये सब मोटिवेट करता है। तो ये कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं एम्प्लॉय को। अगर हम उन सभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट मीन्स कंपनी के इंटरेस्ट से कनेक्ट कर देते हैं तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। मीन्स अगर एम्प्लॉयज़ को ये बताया जाए कि अगर वो इतना प्रोडक्शन करते हैं तो उनका सैलरी में इतना इंक्रीमेंट होगा, सो जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, इसीलिए कनेक्टिंग द इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। 7th पॉइंट इज रिम्यूनरेशन। सो रिम्यूनरेशन मीन्स पे टू द एम्प्लॉयज शुड बी फेयर। हेयर रिम्यूनरेशन मीन्स क्या होता है, जो भी हम कंपनसेशन और सैलरी एक एम्प्लॉय को देते हैं कि वो अपना एफर्ट और टाइम और अपनी जो स्किल्स है वो कंपनी के अंदर यूज़ करता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सो हम उसे कुछ कंपनसेट करते हैं जो भी वो सर्विसेज अपनी हमें ऑफर करता है। सो रिम्यूनरेशन जो भी हम एम्प्लॉय को देंगे वो शुड बी फेयर। जो होता है जो रिम्यूनरेशन और सैलरी या कंपनसेशन जो भी दिया जाएगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयर होना चाहिए। मीन्स शुड बी इक्वल, नॉट काइंड ऑफ इक्वल, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल of the of the employees, they should be divided and compensate the each employees. That should be fair. 8th point is centralization. So centralization means क्या होता है? Centralization means होता है कि एक सेंटर होता है और वहाँ पे सारी अथॉरिटी जो है
होती है, ठीक है। ये सेंटर है, इसमें सारी ही अथॉरिटी इसी के पास है। तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है कि जितनी भी अथॉरिटी या जो भी पावर है वो सिर्फ एक सेंटर पॉइंट पे होती है, जो हर एम्प्लॉयज़ को या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं उससे उसे मानना ही होता है। तो मैनेजमेंट शुड डिसाइड द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, सो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है कि ये एक अथॉरिटी है जो एक मैनेजर के पास है, वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है, जो उसके सुपीरियर या उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर उन्हें डिवाइड कर देता है। कि ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही बंदा सारी एक्टिविटीज़ को नहीं देख सकता, तो वो अपनी अथॉरिटी या पावर को कुछ लोगों में डिवाइड कर देता है, जो फर्दर अपने नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें डायरेक्ट करता है। सो ये उसने हेनरी फ्योल ने बताया कि देयर शुड बी दैट हाउ टू डिफाइन द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। लाइक इस पॉइंट पर एक पावर जो होती है वो सबको नहीं देनी चाहिए, सिर्फ एक सेंटर पॉइंट पे ही होनी चाहिए, जिससे जो भी डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सही लिए जाए। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर हम पावर और अपनी अथॉरिटी किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो जिससे जो एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ उनको भी कि दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड देयर they are just taking their values. Ninth point which is given by the Henry Fayol is that ninth principle is scalar chain. Scalar chain means क्या होता है? Information should be passed through the proper chain, but in some cases gang plank can be used. Scalar chain means कि अगर हम कोई भी information पास करते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक वे में और प्रॉपर चैनल के थ्रू, जैसे ए के पास एक मैनेजर है, वो इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता है अपने एम्प्लॉय को, तो वो अपने नीचे अंडर जो भी है, जैसे बी है वो उसे ट्रांसफ़र करेगा, बी वो इन्फॉर्मेशन सी को ट्रांसफ़र करेगा, फिर सी एफ को एंड एफ ई को। तो इस तरीके से प्रॉपर जो चैनल होता है उसी के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन पास होनी चाहिए। लेकिन समटाइम्स इट हैपन दैट इन सम केसेस या वी कैन से दी अर्जेंट या कॉन्टिजेंसी सिचुएशंस ऑलवेज अकर्ड, सो इन दैट केस वी कैन यूज द गैंग प्लैंक। Okay, gangplank means if the C want to communicate the information to the E, then he can directly go and transfer या forward their message to his or him. So after the scalar chain we have some next process which is order. So here what do you mean by order? Order means everything should be in order to avoid misplacement. Means अगर हम एक बात करें, जैसे अगर हम किसी शोरूम में चले गए, अगर वहाँ किसी ऑर्डरली ना हो, मतलब जैसे वुमेन का सेक्शन अलग, मैन का सेक्शन अलग, चाइल्ड का किड्स का सेक्शन अलग, तो इस तरीके से वो एक तरीके से अट्रैक्टिव भी लगता है और हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें इन सेक्शंस के क्लोज चाहिए तो वो कहाँ पर मिलेंगे, किस सेक्शन में चाहिए। तो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है और जो भी काम हम करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से होता है। तो ऑर्डर मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो भी ऑर्डर है, मतलब जो भी रिसोर्सेज है हम उसे एलोकेट करें, तो दैट शुड बी एन ऑर्डर सो दैट वी अवॉइड दैट मिसप्लेसमेंट और वी कैन सेव आवर टाइम विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सो दैट अनवांटेड एक्टिविटीज़ कैन बी रिड्यूस्ड. And 11th point is equity. So equity refers, obviously equity means equal, so it refers equality of fair treatment for healthy industrial relationship. Means there should be a fair treatment to the all employees by the employer side, or we can say the manager side or the organization side, so that the healthy we can say the industrial relationship will be longer. मीन्स अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जितना भी ट्रीटमेंट अगर हम एम्प्लॉयज़ के साथ करते थे दैट शुड बी फेयर. ये नहीं होना चाहिए कि मेरा पर्सनल अगर कोई रिलेशनशिप किसी एम्प्लॉय के साथ है, मैं इसको उसके परफॉर्मेंसेस बेसिस पे नहीं, अपने रिलेशनशिप के बेसिस पर उसे प्रमोशन और अप्रेशियल देती हूँ. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का मीन्स ये है कि एक एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तो हमें उसे ये श्योरिटी देनी चाहिए कि उसकी जॉब जो है स्टेबल होगी. मीन्स ये
स्टेबिलिटी मीन्स देयर शुड बी अ सिक्योरिटी ऑफ जॉब। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय की सिक्योरिटी जॉब की होनी ही चाहिए, ये हेनरी फ्योल का मानना था। अगर हम उसे सिक्योरिटी देते हैं उसकी जॉब की, तो ऑब्वियसली वो एक काम अपना जो है कह सकते हैं कि अपनी सारी लगन से उस किसी भी वर्क को अगर हम प्रोजेक्ट को देते हैं तो वो करेगा। नेक्स्ट है इनिशिएटिव मीन्स हमें एम्प्लॉय को एक तरीके से फ्रीडम देनी चाहिए कि वो भी अगर कोई डिसीजन ले सकता है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है किसी भी डिसीजन में, तो हमें उसे अलाउ करना चाहिए। देयर शुड बी फ्रीडम, या यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड अ फ्रीडम टू द एम्प्लॉय सो दैट दे टेक द इनिशिएटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन which directly or indirectly motivate the employees for the improvement in the wealth of the management. And last point or last principle of the Henry Fayol is spirit de corps. It means team spirit. Organization को एक मैनेजमेंट को जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो है एम्प्लॉयज़ के जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में आपस में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसलिए ताकि वो कोई भी काम अगर करते हैं, कोई भी हम प्रोजेक्ट दिया जाए, जैसे कि हमें पता है कि अगर एक इंडिविजुअल काम करता है वो उस काम को इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम ग्रुप वर्क पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम किसी काम को किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को देते हैं तो वो उस काम को जल्दी तरीके से सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे, तो वो प्रोजेक्ट और वो वर्क अच्छे तरीके से होगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को हम बढ़ा सकें और उनकी अंडरस्टैंडिंग को बना सकें उनके बीच में, ताकि एक टीम स्पिरिट हो, ताकि वो जब भी एक ग्रुप में काम करें तो वो प्रोजेक्ट को या प्रोडक्टिविटी की इंक्रीमेंट में हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन को। सो होप सो आपको यहाँ तक मेरे प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्लियर किया आपको एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। अभी मैंने सिर्फ पहली एक फर्स्ट थ्योरी जो क्लासिकल अप्रोच है वो ही मैंने एक्सप्लेन की है। सो आई होप कि क्लासिकल अप्रोच में आपको समझ में आ गया हो। ये क्लासिकल अप्रोच मेनली फोकस करता था सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी पे, कि जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। फिर उसने फोकस किया कि जो भी काम होता है लेबर को हम जो भी वर्क देते हैं, देयर शुड बी अ स्पेशलाइजेशन इन द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। सो एंड उन्होंने क्लासिकल अप्रोच में ये बताया था कि मनी ही एक मॉनेटरी इंसेंटिव है जिसके थ्रू हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। एंड दिस अप्रोच केम इनटू, ये भी बताया कि ये अप्रोच तब आई थी जब इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल एरिया में या फैक्ट्री के दौरान लेबर के बीच में डिस्प्यूट्स आ रहे थे। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, एज अ टूल ने इस्तेमाल किया था। तब बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ये कुछ अप्रोचेस बनाई थी। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ क्लासिकल अप्रोच के बारे में बताया है, जिसके अंदर हमने 3 मॉडल पढ़े थे। ब्यूरोक्रेटिक, जिसे हम कहते हैं रूल बाय डेस्क, और उसके बाद हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था जो FW टेलर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अप्रोच टू द जॉब ऑफ मैनेजमेंट रेदर देन थंब और रूल, मतलब जो सालों से चलता, इस अप्रोच में हमने ये पढ़ा था जो हम सालों से अपनाते आ रहे हैं, उसके थ्रू उसको ना अपना कर हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब कुछ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो लॉजिकली इस्तेमाल हो सकते हैं वो सब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। तो इन्होंने टेलर ने कुछ फैक्टर्स बताए थे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्कर की परफॉर्मेंस को इफेक्ट। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने कुछ प्रिंसिपल पढ़े थे। होप आप इस वीडियो को दोबारा से देख कर इस प्रिंसिपल को पढ़ सकते हैं। एंड टेक्निक्स पढ़ी थी, कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू उसने बताया था कि हम कैसे एक साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट ला सकते हैं। और इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेज बेनिफिट क्या हुआ था, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इन्हांस हुई थी, रिडक्शन इन द अनवांटेड एक्टिविटीज़, और रिसोर्सेज का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉस्ट में भी बहुत सारी रिडक्शन हुई थी। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस हैं। उसके बाद मैंने इसमें बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को जो हेनरी फ्योल ने दिया था। हेनरी फ्योल ने जो मेन आता है, इम्पॉर्टेंट होता है, वो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय द हेनरी फ्योल, विच आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो।
सो होप आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट मेरी समझ में आए हों एंड मेनली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर के 5 प्रिंसिपल्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब and just wait for my next video. I will clear about the new classical and modern approach in that. So be safe and stay with your family. Thank you.